हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और आज के इस वीडियो में फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। ग्लैंड्स क्या होती है ना। हम सभी ने सुना होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जैसे पसीने की ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई है। तो समझेंगे ग्रंथियां क्या होती हैं, उसके बाद देखेंगे कि ग्रंथियों के प्रकार क्या होते हैं। हो सकता है हम देखें कि अंतर भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं ग्रंथियों के बारे में कि आखिरकार ये ग्रंथियां होती क्या हैं। पहली चीज देखो, यहाँ पर हमने परिभाषा लिख रखी है और इसमें लिखा हुआ है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक उपापचयी क्रियाएं। ये हमने कई बार बता रखा है फिलहाल, लेकिन फिर भी आप इतना जानिए कि हमारे शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक रचनात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं चलती रहती है। मतलब हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता है। इन्हीं प्रक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय क्रियाएं। शार्ट में इसको अपचय उपचय प्रक्रिया सब कहते हैं। तो क्लियर हो गए। शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण। देखिए रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है, जैसे हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, है ना, तो उसका पाचन किसके द्वारा होता है? केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है नहीं। हम पढ़ते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, और जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण ग्रंथिल ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। मतलब आप शार्ट में अगर समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसी ग्रंथिल ऊतक युक्त संरचनाएं जो रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण करती हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है, उन्हीं को हम ग्रंथि कहते हैं। मतलब एक तो तरीका आप इसको इधर से पढ़ सकते हो, इधर से भी पढ़ोगे तो भी वही आ रहा है, और ये समय सब आसान भी लग रहा है। तो ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि किसे कहते हैं? वे विभिन्न संरचनाएं जो क्या बनाती हैं, रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण करती हैं, और ये रासायनिक पदार्थ क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। तो अगर कोई भी ग्रंथि है जो रासायनिक पदार्थ बना रही है, कोई भी संरचना है, आप समझ सकते हैं संरचना को ही ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। कोई भी संरचना है जो रासायनिक पदार्थ बना रही है और वो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, तो हम उसे ग्रंथि कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रंथियां जो होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। ग्रंथियों के प्रकार। अब हम देखेंगे ग्रंथियों के प्रकार। ये काफी इंपॉर्टेंट भाई, देखो ये ना क्लास 10th में है पहली बात, तो 11th में भी है, बाकी आगे क्लासेस में है ही, जो जीव विज्ञान से संबंधित खास करके हैं। बाकी यहाँ पर क्लास 10th और 11th के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पूछा भी जाता है यहाँ पर। तो पहली है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि है ना, ये एक होती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बहुत पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है तीसरा जो है हमारा मिश्रित ग्रंथि। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित ग्रंथि, मिक्सचर ग्लैंड्स है ना, ग्रंथि। तो पूछने के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, फिर ये पूछा जाता है, फिर ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मिश्रित ग्रंथि। तो एक एक को समझते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? देखो हमने समझ लिया कि हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं बहुत सारी। अब बहिस्रावी कौन सी है? जिसमें नलिका पाई जाती है। ऐसी ग्रंथिकाएं जिनमें मान लीजिए ये ग्रंथि है हमारे शरीर में, जैसे हम अमाशय का यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, मतलब पूरा लग नहीं रहा सही से, लेकिन थोड़ा सा तो लगना चाहिए।
लीवर जैसे दर्द लग रहा, बन नहीं रहा है, क्या करें, कैसे बनेगा। चलिए ठीक है, इसको ऐसे किया, ठीक है। इस तरीके से ये अमाशय, यहाँ पर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती है। तो अगर कोई भी ग्रंथि जिसमें नलिका पाई जाती है और वो अपना स्त्राव, जो स्त्राव है मतलब जो भी वो बनाएगी, वो कहाँ छोड़ेगी, गुहा में, या फिर नलिका के माध्यम से गुहा में छोड़ेंगी, या फिर कई बार होता है नलिकाओं में भी अपना स्त्राव छोड़ती, तो नलिका में छोड़ेंगी तो सीधी बात गुहा में ही आएगी। मतलब समझ में आ रहा होगा तो बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं और ये अपना स्त्राव गुहा या फिर कई बार शरीर की सतह पर भी करती है। शरीर की सतह, सीधा सीधा, जैसे उदाहरण के लिए त्वचा है, हमारे जो पसीने की ग्रंथियां हैं ये एक तरीके की बहिस्रावी ग्रंथि हैं, क्योंकि ये अपना स्त्राव क्या करते हैं, शरीर की सतह पर छोड़ दी। पसीना कहाँ आता है, सतह पर आता है, शरीर के अंदर पसीना नहीं आता है। तो ये क्लियर हो गया कि बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। ऐसी ग्रंथि जिनमें नलिका पाई जाती है और ये अपना स्त्राव गुहा में करती हैं या फिर शरीर की सतह पर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने त्वचा का नाम ले लिया, उसके बाद हम नाम ले सकते हैं लार ग्रंथियों का, और उसके बाद हम नाम ले सकते हैं अमाशय की ग्रंथियां, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं, इनका मतलब ये ग्रंथि। तो क्लियर हो गया होगा कि बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, हमने ये बताया। उसके बाद हमने बताया उदाहरण, ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत इतने आते हैं। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आप इसको नोट करते चलिए या फिर परिभाषा भी लिखते चलिए। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंग्लिश में इसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें हमें ये देखना है, देखो इसमें तुम्हारा क्या था, नलिका पाई जाती थी, है ना, और ये अपना स्त्राव कहाँ छोड़ती थी, गुहा में या फिर शरीर की सतह पर छोड़ती थी। हम यहाँ पर सीधा सीधा शार्प में सतह लिख दे रहे हैं आपको समझने दो चीज। अब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इनमें नलिका नहीं पाई जाती, मतलब इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं नलिका, नलिका विहीन या फिर नलिका रहित। और ये अपना जो स्त्राव है ये बहुत पूछा जाता है, रुधिर में छोड़ते हैं। तीन चीजें, दो तीन चीजें बस आपको इतने हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, ऐसी ग्रंथि है जो नलिका विहीन होती हैं और अपना स्त्राव जो है वो कहाँ पर छोड़ती हैं, वो अपना स्त्राव छोड़ेंगे भैया रुधिर में, और वो रुधिर के माध्यम से फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि रुधिर का जो परिसंचरण है, घुमाव है, पूरे शरीर में होता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। और एक चीज यहाँ से क्लियर होती हमारी, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्त्राव निकलता है इसी को हम लोग हार्मोन्स भी कहते हैं। कई बार जैसे अब हार्मोन्स की परिभाषा पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्त्राव को ही हार्मोन्स कहते हैं। फाइनल का अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें से जो रस एक तरीके से समझ सकते हैं निकलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, हार्मोन है। एक परिभाषा हार्मोन्स की भी यहाँ पर बनती है कंप्लीट। अब अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जैसे एक है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद है एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड या ग्रंथि। ऐसे करके कई सारी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में क्या है, एक तरीके की अंतःस्रावी ग्रंथियां, और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को या फिर शरीर के
संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों क्रियाओं को कई बार प्रभावित करते हैं। हम हार्मोन्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसलिए हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए, हम इसको अच्छे से समझें। तो ये दो चीजें क्लियर हो गए, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण। अब इसके बाद तीसरा मिश्रित ग्रंथि। देखो, इनको मिश्रित ग्रंथि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स, देखो ज्यादातर जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो पदार्थ बनाती हैं, स्त्राव निकालती हैं, उसको हम कई बार, ज्यादातर कह रहे हैं, हम सभी में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो पसीना है वो एक तरीके का कोई एंजाइम नहीं होता, आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथियां, उनमें नलिका पाई जाती है, गुहा में स्त्राव छोड़ती हैं, और जो बनाती हैं जो, उसको हम लोग ज्यादातर एंजाइम बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलता है स्त्राव, उसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, या फिर हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन, ठीक, ये चीज। अब मिश्रित ग्रंथि में ना हमें इन्हीं दोनों चीजों को मिक्स कर देना है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती हैं, दोनों का सिक्रेशन करती हैं, तो हम उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। उदाहरण की बात करें तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय की जो ग्रंथियां होती है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशयी ग्रंथियां होती हैं, वो एक तरीके की मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स, एंजाइम्स दोनों बनते हैं। हाँ, ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई, एंजाइम हार्मोन दोनों बन रहे हैं, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नाशयी ग्रंथियां एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रवण करती हैं, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, और ये हमारा मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। अब हम इसमें अंतर भी बता सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।